माय नेम इज़ खुशबू अत्रे। आपका एक नाम बहुत फेमस हो रहा है, रत्ना फ्रॉम पटना। आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया सही है एक्टर के लिए? सोशल मीडिया वॉज नेवर अ प्लेटफॉर्म टू। वैसे मैम आप वॉइस आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं। चीकू और बंटी में बंटी का कैरेक्टर आप ये सब एनिमेशंस हैं। हाँ हाँ। मम्मी मैं तो चुपचाप अपना गाना सुन रहा था, ये चीकू मिल्कशेक पता नहीं कहाँ से आया और अपनी बॉल मेरे सर पे मार दी। बेबलेट में आपका मेन कैरेक्टर था मडोका का। श्रृंगा मैंने तुम्हारे बेबलेट को फिर से सुधार दिया है और इसमें कुछ अपग्रेड्स भी कर दिए हैं। अब जब तुम फाइट करने जाओगे तो देखना तुम ही जीतोगे। और एक कलरी किड्स करके आता था शो प्राइम पे, तो उसमें मैं 3 लड़कों की आवाज देती थी। सीरियसली सो क्यूट, सो क्यूट वॉइस। बहुत सारे लड़कों के मुझे डीएम्स आए हैं कि हमें आपके जैसी बीवी चाहिए, हमें ऐसी कितनी सुंदर सी ऐसी लड़की मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। ये सबसे बड़ा मतलब ऐसा मुंबई में ऐसे एक ये बहुत चल रही है चीज़ें, कास्टिंग काउच। आपने कभी अपने वॉइस का गलत फायदा उठाया है, किसी को कॉल करके ऐसे प्रैंक वर्क किया कि? हाँ किया है। अभी एक ऐसा करे कुछ जरूर। हाँ मुझे अटेंशन का तुम्हें नहीं पसंद है अटेंशन, तो मैं तुम्हारी तरफ देखकर बात ही नहीं करती हूँ। मैं ये कह रही थी कि नहीं मुझे पसंद है, अभी मजा आ रहा था मुझे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका द बॉयज़ ऑन वर्क में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ जुड़ रही है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने टैलेंट, आत्मविश्वास, मेहनत के दम पे बहुत से लाखों दिलों पे राज किया है। हमारी आज की मेहमान मल्टी टैलेंटेड है। ये वॉइस आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। आप इन्हें क्रिमिनल जस्टिस में पंकज त्रिपाठी और रानीगंज में अक्षय कुमार जी के साथ देख चुके हैं। इनका एक फेमस नाम भी है, रत्ना फ्रॉम पटना। अब तक तो आप इन्हें पहचान ही चुके होंगे, तो ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए तो हम मिलवाते हैं आपको आज अपने मल्टी टैलेंटेड गेस्ट से, खुशबू अत्रे जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका द बॉयज़ ऑन वर्क में। थैंक यू। मुझे पहले ये बताइए कि आप हैं कहाँ से? मैं हूँ मध्य प्रदेश से, MP। मेरे पिताजी खंडवा के पास एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और मेरी स्कूलिंग वगैरह एक छोटा सा तहसील है बड़वा नाम से, वहाँ हुई है। बड़वा? हाँ। उसके बाद में मैं अपने कॉलेज के लिए इंदौर शिफ्ट हो गई और फिर मैं मुंबई आ गई। अब मेरे मम्मी पापा इंदौर। तो ये मुंबई की जर्नी कैसी रही? कैसे आपने सोचा कि मुंबई जाना है मुझे? मैं जब इंदौर में थी मैं तब भी काम कर रही थी। और मुंबई आने का ऐसे कोई प्लान नहीं था। आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। पर मेरी एक कज़िन है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था डबिंग और वॉइसिंग के बारे में। और उन्होंने ही मुझे दिल्ली डिस्कवरी का नंबर। पहले से नॉलेज था? वो मुंबई में रहती थी? नहीं, वो मुंबई में नहीं रहती थी, बट उन जैसे बड़े हो रहे होते पता होता है ना कि किसी में कोई एक्स फैक्टर है, कोई चीज़ है। मेरी भाषा साफ थी। जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो मैं उनके साथ रेडियो पर जाती थी खंडवा में ही। तो शी न्यू दैट मुझे वो डिबेट और स्पीच और अटेंशन और वो सब कुछ पसंद है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था डबिंग वॉइसिंग पसंद है। हाँ मुझे अटेंशन पर हर एक्टर को पसंद है। वैसे लड़कियों को अटेंशन सीकर होती हैं वो। लड़कियां नहीं, मुझे लगता है हर एक इंसान को अप्रिसिएशन और अटेंशन तो अच्छी लगती है। सबको पसंद है, बट लड़कियों में थोड़ा नहीं पसंद है अटेंशन, तो मैं तुम्हारी तरफ देखकर बात ही नहीं करती हूँ। मैं ये कह रही थी कि नहीं मुझे पसंद है, अभी मजा आ रहा था मुझे। अटेंशन सबको पसंद होती है, स्पेशली जो लोग स्टेज पे जाना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना एक्टर बनना चाहते हैं, अटेंशन तो पसंद होती है। और आई थिंक ये बात को एक्सेप्ट करना ही सबसे पहला कदम होता है। शुरुआत यहीं से होती है। कैसे बनते हैं हम एक्टर? घर में ही जब नहीं हो रहा होता है, मम्मी कहती है अच्छा वो बुआ कैसे हंसती है, हंस के बताओ। फिर आप हंस के बताते हो और सारे लोग बजाते हैं। अरे स्टार्टिंग से, बचपन से चालू होता है उनका। हाँ, मतलब वहीं से आपको पता चलता है ना, वो यू हैव गॉट अ नैक। सो वही है, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो आपका मतलब इंस्पिरेशन आपकी बहन थी जो कि मुंबई आने के लिए आपको उन्होंने उकसाया कि मतलब जाना है आपको मुंबई? इंस्पिरेशन नहीं, शी पुश्ड मी इन द राइट डायरेक्शन। उन्होंने बताया आपको कैसा होता है? फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। मैं मुंबई आई एक वॉइस टेस्ट के लिए। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था कि मतलब मुंबई जाना है? आपने मम्मी ऐसे बता दिया, फैमिली को ऐसे बता दिया कि मुझे मुंबई जाना है? नहीं, ऑफ कोर्स वो एक हुआ तो होता ही है क्योंकि इतना बड़ा शहर है और मुंबई का एक अलग से हुआ रहता भी है। मेरी पैदाइश मुंबई की है, मेरी मौसी यहाँ रहती थी। और मैंने मम्मी को बोला और वो मैं पता नहीं, मैं शायद लकी हूँ, मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे इस मामले में। और पापा को मैंने ऐसे नहीं बताया था कि मुझे शिफ्ट हो जाना है, और मैं शिफ्ट भी 6-8 महीने के बाद हुई थी। लेकिन दे सपोर्टेड मी एंड दे स्टिल सपोर्ट मी। और वो लोग मैं इस मामले में शायद लकी हो गई कि मेरे मम्मी पापा शुरुआत से इस बात को समझ पा रहे थे एंड दे वर देयर। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, कभी कभी होता है ना कि कई लड़कियों के ना फैमिली सपोर्ट होती नहीं है, वो फिर भी आना चाहती हैं।
तो उनके लिए आपके लिए सही था कि आपको पहले से सपोर्ट था कि मम्मी साथ में आई, फिर आपको बताई कैसे ऐसे होता है। तो आपको सबसे पहला काम जो मुंबई में मिला था वो क्या था? मुझे एक ई लर्निंग कोर्स के ट्रांसलेशन का काम मिला था। तो आते से ही जो सब लोगों को लगता है ना कि मुंबई आ जाएंगे और हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। आपको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती बहुत है, मेहनत करना पड़ेगा। आप 2-3 महीने का खर्चा पानी लेकर कम आए से कम। हाँ, मुझे किसी ने यही सुझाव भी दिया था कि मुंह उठाकर चले मत आना, 2-3 महीने तक तुम्हारा रहने खाने का इंतजाम हो, ये पैसे लेकर आना। तो प्लीज़ जो भी प्लान भी कर रहे हो तो आप सोच समझ के आए। तो मुझे पहला काम ई लर्निंग के ट्रांसलेशंस का मिला था। उसी दौरान मैं रेडियो के लिए जिंगल्स भी लिखती थी और फिर राइटर भी हैं? हाँ, राइटर भी हैं आप? राइटर तब मैं मजबूरी में थी और अभी भी मुझे लगता है मैं मजबूरी में ही राइटर बन रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाह रही हूँ। नाउ टाइम हैज़ कम कि जहाँ पर आप खुद के लिए भी लिखना चालू करें, बिकॉज नाउ इज़ द टाइम। जैसे आप अपना पॉडकास्ट बना रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ एंड दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड नाउ। सबके लाइफ में ऐसा आपको लगता है ऐसा? सबको लगता है सही। हाँ, दैट इज़ हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। आप बैठे नहीं रह सकते ना नहीं, कि कभी नहीं। मुझे 4 लोग देखेंगे और फिर मुझे वो काम देंगे जो मैं डिजर्व करती हूँ। नहीं, आप बनाओ ना। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। हमको जब भी अगर मुंबई आता है, कोई भी अगर आए, तो आप ऐसा सजेस्ट करेंगे कि नहीं, कभी भी ये मुंह उठा के मत आओ, ऐसे 3-4 महीने का खुराक लेके आओ अपने लिए, ताकि आपको तुरंत काम नहीं मिलना स्टार्ट होगा। हाँ, तुरंत तो किसी भी मतलब अनटिल एंड अनलेस किसी कंपनी ने आपको अपॉइंट किया है, फ्रीलांसर्स की ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, अस्थिर। तो आपको ही खुद ये जिम्मेदारी लेकर आना होगा कि अगर मुझे अगले 3 महीने तक काम नहीं मिला तो मेरा और खाने और रहने का क्या होगा। तो आप वो जमा पूंजी करके आएँ और उसके बाद में आप करें स्ट्रगल से मेरा मतलब है कि कोशिशें करें, ट्राई करें। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि फुटपाथ पर सोना पड़ेगा या रेलवे स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ेगी, सिर्फ वो मतलब नहीं है स्ट्रगल का। स्ट्रगल का मतलब है कि आप लोगों को ये बता भी पाएँ कि हेलो, माय नेम इज़ खुशबू अत्रे, आई लिव हियर इन मुंबई एंड आई एम एन एक्टर, प्लीज़ ट्राई मी, प्लीज़ गिव मी सम वर्क। सो इतना भर करने के लिए भी तो आपके पास हो कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो बस उतनी सी बात है। ओके, तो आप पहली मुंबई आए थे 2013 में? 2012 में। तो आपको उस समय 2012 में भी तो थोड़ा सा इसका ये इंडस्ट्री जो थी ना, स्लो थी, काम उतना था नहीं उस समय शायद, क्योंकि उस वक्त तक OTT इतना सब कुछ नहीं अभी था। एपिसोडिक्स भी बहुत बाद में शुरू हुए थे। नहीं, एपिसोडिक शुरू हो चुके थे, शुरू थे 2008 या 9 से स्टार्ट था उसका। अच्छा खासा OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे। अभी एक्टर्स के लिए थोड़ा सा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ना, कि वो OTTs में ज़्यादा जा सकते हैं, उनको अपना हेल्प मिलता है इस चीज़ को लेकर के। हाँ, और अब सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी मिल गई है, हर किसी के पास प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी चीज़ बता सकता है। आप देखिए कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स और ये जो सारी फॉलोइंग और ये सब जो सेलिब्रिटी स्टेटस हो गया है, वो काफ़ी आम बात हो गई है। आपको क्या लगता है, ये सोशल मीडिया सही है एक्टर के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स सही है। सिर्फ एक्टर के लिए क्यों, हर किसी के लिए सही है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है ना कि रील्स पे कोई भी इंसान वायरल हो जा रहा है जिसका कुछ मतलब वजूद ही नहीं है, जिसको वायरल कौन कर रहा है, लोग ही देख रहे हैं ना। आपने भी देखा है तो आपको पता है। बट जिसको एक्टिंग आ भी नहीं, कुछ भी भलता कर रहा है, मतलब जिसको नॉलेज ही नहीं है, सेंस नहीं है, किसी एक्टिंग का सेंस नहीं है, फिर भी वो कर रहा है उस चीज को। लेकिन सोशल मीडिया वाज नेवर अ प्लेटफॉर्म टू बट प्रेरित तो वही कर रहा है एक्स्ट्रा, मतलब जैसे टिकटॉक है। नहीं, सोशल मीडिया ने सिर्फ एक स्पेस दे दी है कि आप कुछ बताना चाहते हैं, आप बताइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। सिर्फ उतनी चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे एक्टिंग के कोई ऑडिशंस हो रहे हैं या फिर वहाँ पे जो फेमस हो रहा है वो पता लगेगा कि एक्टर है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग गाना गा रहे हैं, लोग कुकिंग कर रहे हैं, लोग कपड़ों की बिजनेस वगैरह चला रहे हैं, हर चीज़ पे आ रही है। हाँ, तो आपको ये नहीं लगता कि मिसयूज भी ज़्यादा हो रहा है इस पर? कौन सी चीज़ का नहीं होता? मतलब सोशल मीडिया की मिसयूज ज़्यादा हो रहा है कि अगर कोई चीज़ भी अगर हम कहीं पे फंस गए हैं या फिर लड़ाई चल रही किसी चीज़ को लेके, कोई भी अदर टॉपिक जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर भी आप सोशल मीडिया पर उसको डाल करके उसको उछाल रहे हैं, तो ये लगता है कि आपको गलत है या फिर सही है इस चीज़ का? यार मुझे लगता है ये बात बहुत ही सब्जेक्टिव है कि जब भी कोई चीज़ होती है, समझ लो
कहीं पर कोई बहुत ही ख़राब चीज़ हो रही है, लोग वहाँ पर उसकी मदद करने के बजाय अगर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, तो ये जो ऑब्सेशन हो गया है ना कि मैं बताऊंगा पहले क्या हो गया, वो ऑब्सेशन ख़राब है, वो ऑब्सेशन किसी भी सिचुएशन में ख़राब है। लेकिन उसके अलावा इन्फॉर्मेशन का जो आप कह रहे हो कि इन्फॉर्मेशन का भी बहुत ज़्यादा हो गया है, वो भी मुझे लगता है कि बट इट्स ऑल वेरी इंडिविजुअल। हर किसी को ये अपनी बाउंड्रीज़ खुद ही बनानी पड़ेंगी। सोशल मीडिया हम लोगों से ही बना है ना, हम लोगों की वजह से ही चल रहा है ना, सो इट्स ऑल ऑन अस। जैसे अब मैंने एक दूसरा मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चला रही हूँ, तो मैं उस नोकिया पे अपनी सिम को शिफ्ट कर लेती हूँ और मैं इस फ़ोन को ड्रॉर में डाल देती हूँ। तो वो तो अपनी बाउंड्रीज आपको खुद बनानी पड़ेंगी। और जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, तो सोशल मीडिया पर हर तरह के लोग हैं। आप देखो क्रिंज वीडियोस हम आपस में ही कितने दोस्तों को भेजते रहते हैं कि भाई देखिए कैसे डांस कर रहा है, थोड़ा सा फीलिंग भी चली जाती है सबके पास में, लेकिन एट द सेम टाइम हम हंस भी रहे हैं। माई डे इफ इट्स गोइंग डाउन, मैं 4-5 मीम देख लेती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। आजकल तो ऐसा भी चलन है कि सोशल मीडिया आपके दिमाग पढ़ते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, ये भी है, जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं वो हमेशा अपने आप आ भी जाता है, आप सोचोगे और सुबह दिखने लगता स्टार्ट होता है वो चीज। हाँ, ये हो रहा है। चलो ठीक है, फिर इसको हम लीव करते हैं। ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था, ये हमारा टॉपिक है ही नहीं, तो आपके बारे में बात करना था। जब आप 2012 में मुंबई आई थी, सो अभी तक जैसे आपकी जर्नी रही है, सबसे पहला वर्क आपने बताया कि आपको इसके लिए मिला था, जो अभी आपने बताया। हाँ, एक्टिंग की अगर बात करें तो मुझे सोनी टीवी का एक प्रोमो मिला था, जो हालांकि कभी टीवी पे आया ही नहीं। तो वो मैंने सबसे पहली चीज़ शूट की थी मुंबई में। 5 अक्टूबर को मेरा शूट था पहला। ये पहला कब की बात है ये? 2012। उसी समय की बात है। तो आप ज़्यादा दिन आपको मतलब ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने बाद मिला था। अच्छा था फिर। लेकिन वो आया नहीं कभी भी टीवी पर। फिर भी मिला तो काम? हाँ। पैसा मिला था? हाँ, चलो ये सही है। पैसा भी मिला, काम भी किया, संतुष्टि भी हुई, बस वो आया नहीं टीवी पर, दैट्स फाइन। तो अभी मतलब जैसे कि आपका वो रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसा जिससे पहला काम जो रिलीज़ हुआ हो? जी टीवी पर एक शो आता था फियर फाइल्स, जो एपिसोडिक ही था। उसमें एक 1 डे 2 डे कैरेक्टर्स तुम्हें पता होंगे ना, कि जो 1-2 लाइन के लिए आते हैं, 1-2 सीन के लिए आते हैं, तो वो मैंने पहला किया था, जो रिलीज़ भी हुआ था, जी टीवी पर आया था वो। चलो ये आपका पहला काम था, वो भी 2012 में हुआ था। हाँ, फिर आपका वो काम मुझे लेकिन याद नहीं है कि कितने महीनों बाद। फिर लेके स्टार्ट हो गया था आपका जर्नी, वहाँ से स्टार्ट हो गया था। 1 डे 2 डे के बहुत सारे मैंने ऐसे बालाजी के बहुत सारे शोज़ किए थे, जिसमें मेरा 1 डे 2 डे कैरेक्टर। सीरियल्स पसंद नापसंद वाली बात नहीं है, बट मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड बिजनेस टू बी इन, और मैंने भी बथेरी कोशिशें की थी टू गेट इनटू वन। कैमियोज़ मिले, 1 डे 2 डे मिले, एक डीडी किसान का मैंने शो किया भी था जो 1 साल तक चला था। फिर उसके बाद में 2018 एपिसोडिक्स काफ़ी किए थे। 2018 से फिर मैंने टीवी छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने टीवी के लिए ट्राई करना छोड़ दिया था। आई एम स्टिल ओपन टू इट इफ़ समथिंग कम्स अप माय वे, पर मैंने कोशिशें बंद कर दी थी। बंद नहीं किया आपने? अच्छा, इसके टीवी के लिए बंद कर दिया था आपने? हाँ। आपका एक नाम बहुत फेमस हो रहा है, रत्ना फ्रॉम पटना। ये इसके पीछे का क्या कहानी है? इट्स फ्रॉम द शो क्रिमिनल जस्टिस, जो हॉटस्टार पर है। और हाँ, ये पंकज जी का इम्प्रोव था, रत्ना फ्रॉम पटना। कोई तो सीन हम शूट कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी, रत्ना फ्रॉम पटना, एंड वो बस पिक हो गई, तो फेमस हो गया इस चीज़। हाँ, वो प्लॉट बहुत अच्छा था उनका, और मेरे सीन्स की जो लिखाई थी वो बहुत ही शानदार थी। अपूर्व असरानी उसके राइटर थे। सीजन 2 में मैं इंट्रोड्यूस हुई थी, एंड लोगों को बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा, कैसा रहा? मैं तो आपका इनके साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। पंकज जी बहुत ही साधारण इंसान है और बहुत ही कमाल के को एक्टर भी हैं। हमारे डायरेक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, रोहन सिप्पी और अर्जुन मुखर्जी। अर्जुन सर सीज़न 2 में ही थे सिर्फ, सीज़न 3 रोहन सर ने ही शूट किया है। और दे गिव अस स्पेस टू, जैसे पंकज जी बहुत इम्प्रोवाइज़ करते हैं बहुत। हाँ, और मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो वो गिव एंड टेक काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो मज़े आती है सीन्स क्रिएट करते टाइम। एक बार मुझे मेरा पंकज सर के साथ मैंने एक काम किया था, काम नहीं था मेरा, कि मैं थिएटर करता था पटना में, रंगशाला था मेरा, पहला था प्ले था रोमियो जूलियट, वो उसमें एज एन गेस्ट आए थे। अच्छा। तो पहला मैंने उनको वहाँ पे देखा था जब वो ये कर रहे थे अपना माजिदा माउंटेन। अच्छा। वो भी उनका बहुत प्यारा मूवी है। हाँ, उसमें मैंने एक्चुअली वहाँ पे जो शूट हुआ था ना, पहला शूट वहीं पे मैंने देखा था। अच्छा। तो उनका उस समय उनका बिहेवियर मुझे बहुत प्यारा लगा था। उसके बाद आज तक कभी मिले नहीं थे। इंसान है। तो आपने पहली बार उनको यहाँ पे देखा था?
नहीं, हम लोग रीडिंग पे मिले थे सबसे पहले। रीडिंग पे हम लोग रीडिंग पे मिले थे और उसके बाद हम सीधा शूट पर मिले। ये कैरेक्टर मिला कैसे आपको? ऑडिशन मैंने नहीं, रोशनी बैनर्जी करके एक हैं, उनके पास में ऑडिशन, उनके साइड से ही कॉल आया था कि हम एक शो की कास्टिंग कर रहे हैं और उसमें ये कैरेक्टर है और ये पंकज जी की वाइफ का कैरेक्टर है एंड वी वांट टू टेस्ट यू। आपने थोड़ा सा वो नहीं किया कि मैं लग रही हूँ क्या वाइफ टाइप के पंकज जी की, ऐसा कुछ भी? यही मेरा अगला उनसे सवाल था। मैंने कहा बट एज डिफरेंस, तो उन्होंने बोला ऐसे ही दिखाया गया है कि वो थोड़े ज़्यादा बड़े हैं तुम्हारे से। और पहले तो मुझे ऐसा लगा कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा ऑडिशन रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे और ऐसा होता है और बस कुछ नहीं होगा, दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं बना है। पर फिर मैंने सोचा कि रोशनी के पास मैंने बहुत दिन से ऑडिशन दिया तो नहीं है, तो मैं ऑडिशन दे देती हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो पुश्ड मी कि तू तो अपना 100% दे एटलीस्ट, होना नहीं होना तो बहुत बात की बात है। नहीं तो हाँ, बात तो सही है, कोशिश तो करना ही पड़ेगा ना, और कुछ नहीं तो प्रैक्टिस ही हो जाएगी, क्योंकि सीन बहुत अच्छे लिखे हुए थे। तो फिर मैंने ऑडिशन बना के भेजा, फिर मैं शॉर्ट लिस्ट हुई, उनका कॉल आया कि आपका ब्लाउज़ ठीक नहीं लग रहा, आपका ब्लाउज़ थोड़ा महाराष्ट्रियन लग रहा है, ओके आप ऑफिस पर आ जाइए सही कपड़े लेकर। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ऑफिस पे गई और मैंने ऑडिशन दिया और फिर मुझे 1-2 दिन बाद प्रोडक्शन से कॉल आ गया था दैट you've been logged। तो सबसे पहले मेरा रोना निकल गया। सबसे पहले आपने गुड न्यूज़ किसको दिया था? मैं उस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ में थी, सो मैंने उन्हीं को बताया। उसके बाद फिर मैंने अपने घर पे कॉल किया, मेरे भाई, मम्मी और पापा को वीडियो कॉल किया एंड देन आई टोल्ड हिम। तो मम्मी पापा को तो खैर वो उतना पता नहीं था उन्हें कि उस बात की कितनी ज़्यादा महत्ता है कि मतलब एक रिनाउंड एक्टर के ऑपोजिट, बट माई ब्रदर इज़ अ फैन ऑफ पंकज। तब तक तो पंकज सर बहुत हाइप पे थे, वो उस समय तो उनका नाम था बहुत हाई। हाँ, वो ऑलरेडी काफ़ी स्टैब्लिश्ड एक्टर थे, अब वो और ज़्यादा हो गए और वो डिज़र्व भी करते हैं। ही डिज़र्व्स ऑल द लव दैट ही गेट्स, ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, ही इज़ ऑल्सो वंडरफुल को एक्टर। तो उसको बहुत एक्साइटमेंट हुई थी कि दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड माई फैमिली। यार वो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली मुझे मिली हुई है। अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी बात है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव है। इसमें बहुत कम, रेयर केस में लड़कियों को सपोर्ट करते हैं फैमिली, जो कि आप इस लाइन में आओ। मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो भी भाग के ही आए हैं। ऐसा नहीं, सिर्फ लड़कियों को नहीं, मुझे लगता है लड़कों पर भी काफ़ी प्रेशर होता है, क्योंकि फील्ड में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। और लड़कों पर जो ये प्रेशर होता है कि कमाओ, शादी कैसे होगी, तुम लड़के हो, ये जो बातचीत है, ये तो लड़कों पर भी प्रेशर रहता ही है। तो मुझे लगता है लड़कों पर भी इस बात का बहुत गहरा असर होता है। और कोई भी, मुझे लगता है कलाकार बनना आसान बात नहीं होती है। और जाकिर खान ने बोला था ना ये बात कि माँ बाप तुम्हारे सपनों के खिलाफ नहीं हो, बस तुम्हें गरीब नहीं देखना चाहते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। उन्होंने बोला था, अच्छा चीज़ बोला था, मैंने उनका सुना भी था मैंने ऐसा। हाँ, विच इज़ वेरी ट्रू कि वो हमें गरीब नहीं देखना चाहते। वैसे रत्ना कैरेक्टर करने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए? बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई और सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ गए थे अचानक से। मैं सोच रही हूँ ये क्या हो गया। मैं तो सोच रही थी, हाँ, मतलब विद इन अ वीक बहुत सारे 10-10 हज़ार, 20 हज़ार, आई थिंक मेरे कुछ 8-9 हज़ार थे बस। फिर सीज़न 2 रिलीज़ हुआ तो इट रीच्ड सम 20-25। हाँ, और मेरे लिए बड़ा नया था। मैं शायद एक्टर नहीं होती तो मैं सोशल मीडिया पे होती भी नहीं, तो मेरे लिए काफ़ी नया था। और मुझे क्रिमिनल जस्टिस रिलीज़ होने के पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि पापरे पे पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, मैंने क्यों मैंने ये कर लिया। एक तो ये इतने बड़े एक्टर हैं, लोगों को लगेगा ये क्या, कौन लड़की है, क्यों इसे खड़ा कर दिया पंकज त्रिपाठी के बगल में। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि लोगों को वो अच्छा लगने वाला है, केमिस्ट्री हमारी। उसके बाद में सोशल मीडिया पे मीम्स बनने लग गए और लोग हमारे सीन्स के पीछे रोमांटिक गाने लगाने लग गए और मैं बैठी बैठी सोच रही हूँ, अच्छा ये ऐसा था क्या, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। काम करने से पहले मुझे पता नहीं था ऐसा होने वाला है मेरे साथ। हाँ, मैं तो उसे रोमांस के एंगल से देख ही नहीं रही थी। तो दैट वाज वेरी न्यू एंड पीपल ऑन सोशल मीडिया आर वेरी नाइस ऑल्सो। ट्रोलर्स नहीं, पर बहुत सारे लोग बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं जो
एकदम बहुत बथेरा प्यार आपको दे देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, किसी ने मेरा फैन पेज बनाया और मैं सोच रही हूँ अरे मेरे फैंस भी हैं। सो आई रिसीव मैसेजेस, और कभी कभी जब ऐसी रैंडम चीज़ें हो जाती हैं तो वो बड़ा अविश्वसनीय तो लगता है। आपने इसके ये जो आपका वेब सीरीज आया है उसके बाद आपने मैनेजर कुछ रखा कि नहीं, चेंज किया अपने लाइफ मैंने एजेंसी ज्वाइन की थी कुछ समय के लिए, तब मेरा मैनेजर था। अभी भी आई हैव वन, लेकिन इट्स नॉट एक्सक्लूसिव। तो या जब मुझे हाँ, मैं काम के हिसाब से पर्सनल मैनेजर जैसी मेरी कोई इतनी ज़रूरत है नहीं मुझे ज़िंदगी में कि कोई मुझे मैनेज करे। ऐसा कुछ है नहीं है, बड़ी साधारण और नॉर्मल लाइफ है। सो क्योंकि आजकल मैंने देखा ना कि लड़कियां अगर 2 फिल्में कर ली ना, चाहे छोटी भी कैरेक्टर हो, मेरा आप मैनेजर से बात करो, डोंट टॉक विद यू डायरेक्टली। वो यार वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। दरअसल लड़कियां ऐसा इसलिए करती हैं ताकि क्रीपी और जो लोग नहीं चाहिए वो थोड़े से दूरी पर रहें। वो डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। ऑफ कोर्स इफ इट वर्क्स फॉर यू इट्स गुड ओनली, क्योंकि हर किसी का चीज़ों को डील करने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो वही बात है, अगर कोई उस तरीके से हैंडल करना चाहता है विच इज़ गुड। अगर भले ही आपने एक ही फिल्म की है, लेकिन आपको लग रहा है ज़रूरत कि नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक टू पीपल डायरेक्टली, क्योंकि आते हैं ऐसे बहुत सारे क्रीपी मैसेजेस, बहुत सारे। आपकी टीम से जब मुझे मैसेज आया था तो उस मैसेज के साथ में और भी बहुत क्रीपी मैसेजेस भी थे ना, बट आपको पढ़ के समझ में आता है कि आपको कौन से मैसेज को रिस्पांस देना है, किसको नहीं देना है। थैंक यू, हमें भी अच्छा लगा। वैसे मैंने सुना है कि आपने रानीगंज में भी काम किया है अक्षय कुमार सर के साथ में। कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ में? अच्छा था, बहुत अच्छा था। लंदन जाने मिला था। ये एक चीज़ अच्छा होता है प्रोडक्शन वाले के साथ ना, कि मतलब अगर मुझे कहीं पे काम करना रहेगा ना, अपने पैसे से कहीं घूमना थोड़ा सा। ये मेरा हमेशा से सपना था कि मैं प्रोडक्शन के पैसे पर कोई इंडिया के बाहर घूम कर मेरा थोड़ा थॉट मिल रहा है ऐसा ही। मैं अभी तक नहीं घूमा हूँ, लेकिन मैं सोच जब भी जाऊँगा इंडिया से बाहर तो मैं किसी और के पैसे से ही जाने वाला हूँ। बड़ा मज़ा आया। हाँ, कोई पैसे खर्च नहीं करने, मतलब पैसे खर्च करने पड़े पर वो खुद की चीज़ों पे करने पड़े थे। टिकट के पैसे नहीं लगे थे, रहने के पैसे नहीं लगे थे, खाने के पैसे नहीं। सो चीप आए। बट नहीं, वो काफ़ी फन था। और ज़िंदगी में जो चीज़ ऐड हुई थी ना वहाँ पर जाके, वो बहुत ही कमाल की थी। आई गेट टू मीट डिफरेंट पीपल। मैंने लंदन अकेले पूरा साइकिल पे घूमा, और कंट्री साइड में हम लोग शूट कर रहे थे। यॉर्कशायर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ हम लोग शूट कर रहे थे। आपका एक साइकिल पे रील भी कुछ वायरल हुआ था, आप साइकिल चला रही थी, कुछ ऐसे फोटोज आया था आपका, मतलब इस पे सोशल मीडिया पे। वायरल तो नहीं हुआ था, नॉर्मली देखा था मैंने। हाँ, वो तो लंदन का ही था। बहुत मज़ा आया था। हाइड पार्क का है वो। तो मैं पहली दफ़ा इंडिया से बाहर गई थी और मुझे बहुत मज़ा आया था। वैसे मैम आप वॉइस आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं। हाँ जी। मैंने सुना है कि आपने कुछ चीकू और बंटी में बंटी का कैरेक्टर आपने किया था, और गोल्डन एंड बियर में रेड का, बिल्लू भाई में चूचू, ये सब एनिमेशंस हैं। और फिलहाल चीकू और बंटी चल रहा है जो निकलोडियन पर आता है। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है? हाँ, वही चीकू और बंटी चल रहा है, जिसमें मैं बंटी का कैरेक्टर करती हूँ। 6 साल और 8 साल के 2 जहरीले बच्चे हैं जो अपनी मम्मी की नाक में दम करके रखते हैं। उसमें से एक बच्चा मैं हूँ। कुछ ऐसा हो जाए उसका वॉइस। बंटी की आवाज़ ऐसी है। वो अपने बड़े भाई से बहुत परेशान रहता है, अपने बड़े भाई को, जैसे आप लोग अभी लड़ रहे थे तो वैसे ही वो भी अपने बड़े भाई से परेशान रहता है, और अपनी मम्मी को ज़बरदस्ती कंप्लेन करता रहता है अपने भाई के बारे में कि मम्मी मैं तो चुपचाप अपना गाना सुन रहा था, ये चीकू मिल्कशेक पता नहीं कहाँ से आया और अपनी बॉल मेरे सर पे मार दी। बड़ी क्यूट वॉइस है आपका। थैंक यू। मैं एक और सुनना चाहूँगा इसका। बेबलेट में आपका मेन कैरेक्टर था मडोका का? नहीं, मतलब प्राइमरी कैरेक्टर्स में है सारा। तो मडोका बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है जो अपने सारे साथियों के जो बेब्लेड्स और वो सब हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो उन्हें ठीक करती है। सो बहुत साल पहले की है बात है ये। तो मडोका ऐसे आवाज़ उसकी है। चिंगा, मैंने तुम्हारे बेब्लेड को फिर से सुधार दिया है और इसमें कुछ अपग्रेड्स भी कर दिए हैं। अब जब तुम फाइट करने जाओगे तो देखना तुम ही जीतोगे। So cute. Thank you. So cute. मैम मैं कुछ और भी सुनना चाहूँगा। मुझे ये डिलीशियस एंड ड्रैगन है ना? डिलीशियस इन डंजन। हाँ, ये इसमें चिलचक का कैरेक्टर था। हाँ, चिलचक का कैरेक्टर। उसके बारे में कुछ बताइए, उसको थोड़ा सुनाइए इसका। सो चिलचक एक ऐसी प्रजाति से है जहाँ पे ड्वार्फ नहीं है वो, लेकिन वहाँ पे
उम्र नहीं बढ़ती है, वो लोग छोटे ही रहते हैं। तो हमें लग रहा था कि वो छोटा है, तो उसकी आवाज़ दी थी मैंने। उसकी आवाज़ ऐसी थी कि मैं कैरेक्टर्स के नाम ही भूल गई, पर मैं ऐसे ही बनाकर एक डायलॉग बोल देती हूँ कि आर्यन, अगर तुम भी हमारे साथ जंजन में जाना चाहते हो तो चल सकते हो, लेकिन अगर तुम वहाँ पर कुछ खाओगे नहीं तो जाना व्यर्थ है। क्या तब भी तुम चलना चाहते हो? वाह यार, ये कैरेक्टर्स आप बहुत, मतलब इसको मैं अब लगता है मुझे कि मुझे एनीमे देखना पड़ेगा। प्लीज़ देखो, मुझे देखना पड़ेगा। It's fun, it's मुझे fun. मज़ा आ रहा है और आपके लिए मैं देखूंगा लिटरली। थैंक यू। सो आपने इतने सारे में आवाज़ दिया है, तो आपका कोई फेवरेट आवाज़, वॉइस? ऐसे फेवरेट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मेरी जो कंफर्टेबल वॉइस है वो ये बंटी वाली वॉइस है। ये वाली। तो मैं जब भी मुझे इस उम्र का कोई भी बच्चा करना होता है, सो आई रियली इन्जॉय इट। लड़की वगैरह की आवाज़ के लिए बहुत बहुत नीचे, बहुत पतला वॉइस करना पड़ता है, सो आई डोंट इन्जॉय इट मच। और एक कलरी किड्स करके आता था शो प्राइम पे, तो उसमें मैं 3 लड़कों की आवाज़ देती थी, 3 अलग अलग उम्र के लड़कों की। तो वो मेरा फेवरेट शो था। करती थी आप? हो जाता था थोड़ा सा, हाँ। तो उसमें 3 अलग अलग कैरेक्टर्स थे, श्याम, उन्नी और मनी। तो श्याम था कुछ 8-10 साल का बच्चा, उसकी आवाज़ ऐसी थी कि अरे हम लोग जंगल में जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा, मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन भी है, मैं तुम्हें फ़ोटो खींच कर बताऊँ। और उससे छोटा बच्चा था एक मनी, जो कि 7-8 साल का था, वो डरा डरा सा रहता था। उसकी आवाज़ ऐसी थी कि लेकिन अगर गुरुजी ने हम लोगों को देख लिया तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं प्रॉब्लम में नहीं आना चाहता। और फिर उससे छोटा एक बच्चा था उन्नी, जो 5-6 साल का था। वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था अब तक का, सबसे बढ़िया डब करने के लिए। उसकी आवाज़ ऐसी थी कि लेकिन श्याम, अगर हम जंगल में चले गए और अगर हमको कोई सा जानवर मिल जाए तो फिर हम क्या करेंगे? सीरियसली सो क्यूट, हाँ, सो क्यूट वॉइस है, सीरियसली। इसके अलावा मुझे मैंने एक फ़िल्म की थी क्रूएला, जो हॉटस्टार पर है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। क्रूएला हो गया उसे 1-1.5 साल। उसमें एमा स्टोन की वॉइस हूँ मैं, क्रूएला की वॉइस हूँ। दैट वाज वन वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट आई हैड। वो पहली ऐसी फिल्म मुझे मिली थी जो मुझे, मतलब जब मैं ऑडिशन देने गई थी तभी मुझे लग रहा था कि प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ ये मुझे दिला दो, ये मैं करना चाहती हूँ। बिकॉज क्रूएला कैरेक्टर ही इतना ज़्यादा आइकॉनिक है, तो उसको वॉइस करने मिलेगा तो इससे ज़्यादा बेहतरीन बात। हाँ, पूरा देखी थी आप? हाँ, उसको मैंने वॉइस किया था क्रूएला को। सो कैसा वॉइस था उसका? वो उसकी तो मतलब नॉर्मल थी, इट वाज नॉट एन एनिमेशन। एमा स्टोन पर थी वो वॉइस। प्लीज़ जाकर देखिए। ठीक है, मैं देखूंगा उसको। मैं अपने ऑडियंस को भी बोलूँगा आपको जाके देखें। आपके लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट है जो कि आपको मतलब सक्सेसफुल बनाने में मदद किया हो, ऐसा, या फिर कोई ऐसा फेलियर चीज़ बताइए जो कि बाद में आपने सोचा कि अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, बाद में आपको रियलाइज़ हुआ वो चीज़ कि मेरे लिए अच्छा था? बहुत सारे ऐसे चीज़ों से रिजेक्ट होना जो तब जब मेरे पास आए थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि दिस शुड हैपन फॉर मी, ये तो होना ही चाहिए। पर लेटर ऑन जब मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ मे बी ये अच्छे के लिए हुआ, अच्छा हुआ ये मुझे नहीं मिला, अच्छा हुआ आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस थिंग। सो ऐसे एक दो चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि वुड बी राइट फॉर माई करियर, बट मे बी दे वर नॉट, एंड दैट्स वाई इट डिडंट हैपन। और ओवरऑल भी एंटायरटी में भी जो मुझे मेरा बॉम्बे पहुंचना भी लगता है, वो भी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जब मैं इंदौर में थी तो कुछ अलग स्ट्रगल्स थे। इंदौर के पहले जब मैं अपने गांव में थी तब कुछ अलग स्ट्रगल्स थे। तो जब वो गुजर रहा होता है ना, तो उस वक्त ऐसे लग रहा होता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है यार, ये क्यों हो रहा है यार, ये थोड़ी होना चाहिए। ऊपर वाले से आप पूछते हो क्या है यार, ये ऐसे मत करो ना। बट देन लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी कई बार हम लोग प्रॉब्लम्स में जो होते हैं ना, वो हमें तैयार कर रही होती हैं, क्योंकि आगे उसी से रिलेटेड बेहतरी होती है। सो एंटायरटी में मुझे मेरे बॉम्बे पहुंचने तक की जो जर्नी है, वो मुझे ऐसे लगती है कि इट हैपेंड फॉर द बेस्ट। इसके पहले, बॉम्बे पहुंचने के पहले जो भी स्ट्रगल्स थे, दे वर प्रिपेयरिंग मी फॉर दिस जर्नी, फॉर दिस लाइफ। आपका जो लाइफ है स्क्रीन के पीछे कैसा है, जो पब्लिक को पता नहीं है? बहुत साधारण है, नॉर्मल, बढ़िया है, काफ़ी
हाँ मतलब नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ Painful type का नहीं है। इंटरेस्टिंग नहीं है बताने के लिए। दर्द वाला भी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी पापा हैं, भाई भाभी हैं, हम लोग आपस में, वो लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं, और जो करियर को लेकर जो स्ट्रगल्स हैं वो तो हैं ही, खैर वो चीज़ें तो हैं ही। पर ऐसा कुछ जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं वही, जहाँ पे आप सोच रही वही सोच रहा था मैं भी। हाँ, पूछ रहा था। ऐसा कुछ भी अभी तक इंटरेस्टिंग नहीं है। अरे अभी तक नहीं मतलब क्या? क्या अभी तक नहीं? ये बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि पब्लिक क्या? भी जानना चाहिए। क्या पूछना चाह आप रहे हो? बताइए, क्या पूछना चाह रहे आपको हो? पता है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? जो सवाल तुम कह भी नहीं पा रहे हो, मैं उसका जवाब दे दूं? पर्सनल कोई बंदा, रिलेशनशिप? नहीं, रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं है। आई एम प्रीटी मच सिंगल एंड आई एम एक्चुअली हैविंग द बेस्ट लाइफ। सिंगल रहना तो बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब वो तो अच्छा लगता है, अपने लिए मज़ा आता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके बारे में? ऑफ कोर्स यार, किसको नहीं चाहिए कंपेनियनशिप, पर फिलहाल मैं जिस स्टेज पर हूँ, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ और मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहती। तो मैं रेडी नहीं हूँ कि कोई भी महाशय मेरी ज़िंदगी में आए। फ़िलहाल मैं बहुत बहुत खुश हूँ, तो मेरी खुशी नहीं देखी जा रही है तुमसे। अभी मज़ा आ रहा है, जब मैंने वो सुना ना वो मडोका का, तो मज़ा आ रहा, तब चला कि ऐसे ही रहना चाहिए इंसान को। हाँ, खुश है वो। सही हूँ मैं यार, मतलब मम्मी पापा करते रहते हैं शादी कर लो, शादी कर मुंबई लो, में कोई शादी ऐसी कर लो। घटना आपके साथ हुई है जो कि आपको बहुत बड़ा रिलेशन दिया हो? मुंबई में मुंबई में ऐसा कोई बहुत सारी यार, मुंबई आपको इंडिविजुअलिटी सिखा देती है। घटना कोई एक ऐसा पर्टिकुलर? ऐसी कोई एक घटना बहुत सारी है क्या? मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसी कौन सी जो मैं बताना चाहूँ। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि मुझे 11 साढ़े 11 बजे घर से निकाल दिया गया था। रात में? मुंबई में कौन, कहाँ पे? एक किसके घर पे थी आप? एक जगह मैं फ्लैट शेयर कर रही थी, ओके। तो मुझे आई वॉज सपोज टू शिफ्ट फ्रॉम दैट Literally उन्होंने फ्रॉम निकाला दैट फ्लैट दैट डे ओनली, पर फ्लैट तो उसी दिन मुझे निकलना भी था वहाँ से, लेकिन हो ऐसा गया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं ये रिक्वेस्ट कर रही थी उससे कि यार मैं आज रात ना जा करके कल सुबह चले जाती हूँ। उस वक्त मैं क्राउड डबिंग्स करती थी। क्राउड डबिंग्स पता है? एम्बियंस डबिंग्स हाँ, जो हाँ। होती हैं, जो फिल्मों में आजू बाजू की आवाज़, जूनियर जो चलते आर्टिस्ट थे, हाँ, की junior आवाज़, artist। तो वो मैंने 250-300 फिल्में की होंगी शुरुआत में पैसे के लिए। मतलब आप कभी रुकी नहीं है, काम करती रही है, कुछ ना कुछ जो आता हाँ। गया सब करती गई है। हाँ, मतलब आपका ऐसा कुछ पर्टिकुलर था नहीं कि मुझे यही करना है, जो आ रहा है करते जाओ? सर्वाइव करने के लिए, और ये सब कुछ तो इसी चीज़ से रिलेटेड ही है ना। तो मुझे हाँ। बहुत कुछ सीखने मिला है क्राउड डबिंग्स पे, बहुत कुछ सीखने मिला है। कॉन्फिडेंस आता है यार, जब 25 लोग खड़े हों और आपको कह देना कि आप माइक पर जा कर के एक लाइन बोलिए और आपने कुछ काम नहीं किया है अभी तो, तक, हाँ। ऐसा वेटेज वाला, फट जाती तो थोड़ी बहुत सी। कुछ सीखने मिलता है। उस समय हम आशिकी 2 की कर रहे थे रिकॉर्डिंग, सो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं शिफ्ट नहीं होना चाह रही थी उस दिन, बट शी हैड अदर प्लान्स, तो उसकी भी मजबूरी थी, पर मुझे भी गुस्सा आ गया, उसको भी गुस्सा आ गया, फिर उसने बोला निकल और फिर मुझे निकलना पड़ा। फिर आप क्या किए थे आपने? तो इन्फिनिटी मॉल है ना अंधेरी में, हाँ। उसके सामने एक बस स्टॉप है। अब तो वो खैर बहुत ज़्यादा बन गया है, वहाँ इतनी सारी चीज़ें आ गई, पहले इतना कुछ कब नहीं की था। बात है ये? ये 2012 की ही बात है। स्टार्टिंग पॉइंट? हाँ, नवंबर दिसंबर की बात है। तो फिर मुझे निकलना पड़ा, फिर मैं वो बस स्टॉप पर बैठी रही 1-2 घंटे तक, समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूँ और कहाँ जाऊँ, कुछ सामान भी था। फिर मेरे एक कज़िन थे, यहीं बॉम्बे में ही रहते थे, वो प्रोडक्शन में काम करते थे। देन आई कॉल्ड हिम, और 1-2 दिन पहले बालाजी के एक सेट पर मेरी एक लड़की से जान पहचान हुई थी, वो मेरी दोस्त बनी थी। तो मैंने उससे बात भी की थी कि यार मुझे घर चेंज करना है, शिफ्ट करना है। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, वो मीरा रोड में रहती थी। फिर मेरे कज़िन ने मुझे बाइक पे बिठाया, हमने बहुत सारा सामान लिया, फिर वो मुझे मीरा रोड छोड़ कर आए, क्योंकि वो भी लड़कों के साथ रहते थे, मैं वहाँ भी नहीं रह सकती थी। सो देन वो मुझे मीरा रोड छोड़ने गए, फिर मैं वहाँ गई। तो ये एक दो ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब आपको लगता है कि यार आप में स्ट्रेंथ है, बस वो आप आजमाते नहीं है हार जब मत तक मानो। कि आपको ना ऐसा धक्का नहीं दे दिया आपने ये जाए। अच्छा किया कि आपने हार नहीं माना उस चीज़ को, मतलब उसको हाँ, दिल पे नहीं हाँ, लिया। ठीक है, हार it's क्या okay, मानना, होता है। ये तो सबके साथ हो रहा है, तो इसे ग्लोरीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं ऐसा है। कोई मोमेंट जिसने डीपली आपको इम्पैक्ट किया हो? यार मुझे याद नहीं है अब ऐसे। तो अंदर से तोड़ दिया हो? नहीं, टूटी नहीं हूँ मैं, अभी तक तो सही चल रही हूँ।
घूम फिर के एक ही जगह पे आ रहा हूँ मैं जो कि मुझे जवाब मिल नहीं, नहीं मेरे पा को रहा किसी लड़के ने दिल नहीं तोड़ा है मैं सही हूँ। है। अभी तक सिंगल है। मुझे ये जो सारे रिलेशनशिप वाले सवाल पूछ रहे हो ना, तो मुझे शो रिलीज होने के बाद में बहुत सारे डीएम्स आते थे बहुत सारे लड़कों ये के। जस्टिस वाले? हाँ बहुत सारे लड़कों के मुझे डीएम्स आए हैं कि हमें आपके जैसी बीवी चाहिए, हमें ऐसी ही कितनी सुंदर सी ऐसी लड़की मिल जाए तो ज़िंदगी बन जाए, कितनी प्यारी सी। तो मैं तब सोचने लगी कि अगर इन्हें रियल लाइफ में मैं पता चल जाऊँ कि मैं कैसी हूँ, कि मैं काफ़ी इतनी समझदार भी नहीं हूँ मैं, तो फिर मुझे लगा कि कैरेक्टर से कैसे लोगों को प्यार हो जाता है। तो कैरेक्टर से प्यार हुआ है बहुत सारे लोगों को, बाकी ऐसे नहीं। और मुझे भी कैरेक्टर्स से प्यार हुआ है। करना भी चाहिए इंसान को। अगर कोई एक्टर है ना तो उसको अगर उस कैरेक्टर से अगर प्यार नहीं है तो फिर एक्टिंग कर नहीं पाएगा वो। ये अच्छी चीज़ है, आपने अच्छा बताया। ये सबसे बड़ा मतलब ऐसा मुंबई में ऐसे एक ये बहुत चल रही है चीज़ें कास्टिंग काउच हो रहा है अभी भी? अरे हो रहा है, धरले से हो रहा है। ओह, मैं लकी रही हूँ इस मामले में, मुझे ऐसे लोग ज़्यादा नहीं मिले हैं। नहीं उठाया आपका? नहीं, फ़ायदा तो नहीं उठा पाया कोई भी। और शुरुआत में मुझे लोग भी इस तरह के बहुत कम मिले हैं। एक दो लोग ही मिले हैं जिन्होंने काफ़ी वाहियात बातें की, पर वो बहुत इनिशियल लेवल पर ही समझ में आ गया था कि अच्छा ये फालतू है। और फिर उसके बाद में पहले समझ ली थी उसको। हाँ, एंड देन आई डिडंट मीट सो मच ऑफ दैट ब्रीड। लेकिन हाँ, ये सच तो है, शायद ऐसा होता ही है। होता है। और मैंने साउथ के बारे में सुना है, साउथ में बहुत ज़्यादा होता है, बट मैंने खुद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं किसी ने मतलब काम नहीं, लोगों ने फालतू बातें की हैं, लोगों ने बहुत वाहियात बातें भी की। मेरा समय भी बर्बाद किया ऐसी मीटिंग्स पे बुला के, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ कि गॉड ये क्या हो गया। ओके, ठीक है। विच आई वॉज लकी कि नहीं हुआ ऐसा। बट हाँ, इस तरह के लोग हैं, और सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी ऐसे लोग हैं जो उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या फिर उन्हें ख़राब चीज़ें बोलते हैं या सेक्सुअल एडवांसमेंट्स बनाते हैं। बट ये सब आजकल बॉलीवुड में नेपोटिज्म ज़्यादा चल रहा है। नेपोटिज्म बॉलीवुड में अभी कहाँ चल रहा है, बहुत बथेरे सालों से चल रहा है। वो तो चल रहा है, लेकिन कैसा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यार, पहले मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे इसके बारे में। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो बहुत वायरल भी हुआ था। तो आपकी रिसर्च में ये कमी रह गई कि आपको वो वीडियो नहीं मिला। बहुत पहले मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था उसके बारे में। मुझे यही लगता था कि इट्स वेरी अनफेयर कि हमें चांस नहीं मिल पाता है और हम लोग बैठे रह जाते हैं, हमें एक ढंग की फिल्म का ऑडिशन भी नहीं मिल पाता है। वहीं कोई और स्टार किड जो है वो फिल्मों पे फिल्में कर देंगे, भले ही वो ख़राब काम कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग ना हो रहा फिल्म। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि येस इट इज़ अनफेयर, लेकिन इट इज़ अनफेयर इन ऑल दी अदर फील्ड्स एज वेल। सिर्फ यहाँ नहीं होता है परिवारवाद, और भी बहुत सारी पॉलिटिक्स में देख लो, और भी जगहों पर होता ही होगा, आई एम श्योर। बिजनेस में होता है, एंड दिस इंडस्ट्री इज़ अ बिजनेस। ये बिजनेस है, ये कोई अपने सिर्फ मज़े के लिए नहीं बना रहा है। तो हो गए यहाँ पर भी। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बताया कि आप इस कैरेक्टर के लिए फिट हैं, आपको सेलेक्ट किया जा रहा है, फिर जिस दिन आपको शूट डेट बता दिया गया? ये तो नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन मुझे ऐसी बहुत सारी कोई और एंट्री कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन बहुत सारी जगहों पर देखकर मुझे ऐसा फील हुआ है कि यार ये मैं भी बहुत अच्छा कर सकती थी। बट आई थिंक वो सब एक्टर्स को फील होता है, ऐसा फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों को लेकर ना अपने मन में कड़वाहट बनाने के बजाय यू जस्ट मेक योरसेल्फ बेटर, एंड व्हेनेवर यू गेट द चांस यू प्रूव योर क्राफ्ट। That's the only thing you can do. मैं ये जानना चाहता जैसे कि आप वॉइस आर्टिस्ट हो और अभी आपने सुनाया भी बहुत प्यारा वॉइस था, क्यूट वॉइस था। आपने कभी अपने वॉइस का गलत फ़ायदा उठाया है, किसी को कॉल करके ऐसे प्रैंक किया कि? हाँ, किया है। किसके साथ किया था? तो मैंने ना एक दफ़ा अपने जैसे घर के पास में किराना दुकान होती है ना, जहाँ से आप फ़ोन करके सामान मंगवाते हैं, तो मैंने उनका फ़ायदा उठाया था। क्या बोल के? मैंने उन्हें फ़ोन किया नॉर्मली, पहले कुछ सामान मंगवाना था और मैं वेट करती थी, 15-20 मिनट तक आया नहीं। तब तक ना ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो वेप्टो ये सब वाली दुनिया नहीं थी। ये 7-8 साल पहले की बात है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, सामान आ ही नहीं रहा, मैं 15-20 मिनट वेट कर रही हूँ। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने बच्चे की आवाज़ में उन्हें कहा कि जल्दी भेजो ना, मम्मी परेशान हो रही है, भूख लगी है। तो वो बेचारे एक पल के लिए तो कंफ्यूज हो गए कि
कौन है इस पे, तो एक औरत बात करती है, ये एक बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। Okay. वो मुझसे पूछते रहे बेटा मम्मी कहाँ है, मैं कहा नहा रही है, भेजो ना, भूख लग रही है। सो अंकल का तो रिएक्शन ऐसा तो वो बेचारे अंकल एक्चुअली परेशान हो गए होंगे, फिर उन्होंने भेज दिया जल्दी, कुछ विद इन 5-7 मिनट्स मेरा सामान अभी आ एक ऐसा गया करे कुछ था। जरूर। अभी कौन से किराना वाले अंकल को किराने फोन वाले को तो नहीं करेंगे, देखते हैं, मैं किसी दोस्त को कॉल करता हूँ या फिर ठीक आप है। अपने किसी ऐसे रेंडमली दोस्त को कॉल कीजिए। मेरे तो सारे दोस्त मेरी आवाज़ पहचान लेंगे, तुम्हारे दोस्त को करो तो बेहतर है। मेरा फ़ोन दीजिएगा ना 1 मिनट। उसी को लगा, हार्दिक को लगा। इंटरेस्टेड कैरेक्टर। मुझे इंटरेस्ट आ गया अब। हेलो 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 हेलो, हाँ बोले। हार्दिक भैया बात कर रहे हैं? हाँ हार्दिक भैया, वो रिद्धि दीदी ने आपका फोन नंबर दिया था कि आप यहाँ पे गिफ्ट पहुँचाओगे। किसने दिया था? रिद्धि दीदी। रिद्धि दीदी कौन? रिद्धि रिद्धि दीदी, नहीं वो दीदी है ना, वो कल्याण नगर वाली दीदी, उनको हार्दिक भैया बोल रहे हो? हाँ हार्दिक की बात कर रहा हूँ मैं। हार्दिक भैया, वो रिद्धि दीदी ने आपका नंबर दिया था कि आप गिफ्ट पहुँचाओगे रामनवमी का किसको? मुझको। नहीं आप कहाँ से बात कर रहे हो? अरे मेरे को रिद्धि दीदी ने आपका नंबर दिया है। नहीं अपन आप कौन बात कर रहे हो? मैं सोनाली। नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर रहेगा। अरे हार्दिक भैया बोल, आप अकाउंटेंट हो ना? आप अकाउंटेंट हो ना? हाँ तो फिर आप ही तो हुए ना, आप मना क्यों कर रहे हो? पर मेरी किसी से और बात आप करनी मना है क्यों कर रहे हो? अब मेरे को गिफ्ट नहीं दोगे क्या? हेलो, पर वैसे मेरी किसी से बात हुई नहीं। आप किसको कॉल कर रहे हो? आप रिद्धि दीदी को जानते हो ना? नहीं आप तो हर बात के लिए मना कर रहे हो। पर मैं जानता नहीं हूँ ना इनको, नाम ही अभी सुना है आपका। झूठ मत बोलो, आप रिद्धि दीदी के साथ में पिछले वीकेंड बाहर भी तो गए थे। नहीं अच्छा, झूठ बोल रहे हो आप ना? अरे उनको कॉल करके बोलो ना कि आप कौन से के हार्दिक के साथ में गए हो। अरे आपके साथ का ही बोला। चिल्ला दो, हार्दिक राजपूत। अरे पूछो उनको हार्दिक राजपूत हो ना आप? हाँ हार्दिक तो राजपूत ही हूँ मैं। फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलूंगा मैं? मुझे क्या पता, आपको पता है झूठ बोलने पे भगवान जी पाप देते हैं। हाँ वो तो पता है मुझे। तो आप फिर हंस क्यों रहे हो? नहीं आप कितने फनी हो, आप तो फनी भी हो। आप मुझको गिफ्ट क्यों नहीं दे सकते? तो पर आपको जानते नहीं ना, आप मिले भी नहीं। तो कौन हो, कहाँ से हो? आप मैं भी तो आपको नहीं जानती हूँ, तो मैं आपसे फोन लगा के बात कर रही हूँ ना। ऐसे पता नहीं कौन, बिना जाने में कहाँ। अब मैं आपसे नाराज हूँ, बाय। मेरी एक दोस्त है, आप उसके साथ प्रैंक कीजिए। ठीक है, दोस्ती ना तोड़वा दूँ। तुड़वा दो। हेलो 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 हेलो, हाँ कौन? मुस्कान दीदी। हाँ आप कौन? मुस्कान दीदी, मैं आर्यन मामू के फोन से बात कर रहा हूँ। आर्यन मामू के फोन से बात कर रहा हूँ। हाँ जी आप- आप कौन? आपका नंबर इधर सेव था, मुस्कान बेबी। मुस्कान बेबी और एक रेड हार्ट। तो मैंने फोन लगा दिया। कौन बोल रहा है? आर्यन मामू मेरे मामू है। मामू आर्यन आर- कौन सा भांजा है भाई? भांजा या भांजी? लड़का या लड़की? अरे मैं लड़का हूँ। लड़का। आपको लड़की जैसे आवाज लग रही है क्या? आप
आपका नाम क्या है बेटू? मेरा नाम बेटू नहीं है, हाँ अच्छा, तो आपका मेरा नाम नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल है। कुणाल है। आप कुणाल कौन है? आप मुझसे मिलने को कब आओगे? हाँ आप जब भी बुला दो, आप जब आ जाओ। आप मम्मी बनोगे क्या? आर्यन मामू किधर है? आर्यन को फोन दो। अरे पर आप मुझको बताओ पहले, वो तो नहा रहे हैं। नहा नहा रहे हैं? हाँ, मैंने उनका फोन उठा लिया और मैंने धीरे से फोन कर दिया। आर्यन घर, आप घर पे हो? हाँ, किसके घर पे बेबी? आर्यन के मामू के, वो अंदर सुन लेंगे। आर्यन के घर पे। आर्यन आप घर कब आओगे? पे? मैं अभी आ रही हूँ 10 मिनट। आ जाओ। फिर आप मेरे लिए पिज्जा लेकर आना। ओके बाय। कुछ भी कहानियां दिमाग में बना है। सीरियसली यार, सो मच क्रिएटिव यार। Thank मुझे लगता है मेरा जॉब खतरे में है, क्रिएटिव। Oh guys, I had fun. बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे किसी को बेवकूफ बनाया है। अब वो मेरे घर पे 10 मिनट पहुंचेगी, किधर हो तुम? और मैं रात के 10 बजे तक फोन नहीं उठाऊंगा। मैं किसी और के यहाँ पे हूँ। नहीं, तुम डिनाई कर देना, कहना मुझे नहीं पता, मेरा फोन तो यही है मेरे पास, किसका फोन आया था? लिटरली फोन आ रहा है। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। बार बार फोन कर रही हो, रहने दो ना, मत करो फोन। हम आगे बाहर। नहीं, अब नहीं। लेट इट बी देयर, लेट इट एंड देयर। अब फोन मत उठाओ। फ्लाइट मोड हो जाएगा फोन। सो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है? हाँ, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। और हम लोगों की डबिंग इंडस्ट्री का एक इवेंट होता है, DPL। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, डबिंग प्रीमियर लीग। ये भी नहीं जानता मैं। तो उसमें सारे लड़के क्रिकेट खेलते हैं और लड़कियां थ्रो बॉल खेलती हैं। तो आई हैव माई ओन टीम, और पिछले 2 सालों से हम लोग जीत भी रहे हैं। सो आई हैव अ विनिंग टीम। ओके। और दूसरा कोई गेम नहीं? और क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है, मुझे क्रिकेट खेलना भी पसंद है। कोई favorite बहुत ऐसे कमाल का नहीं आता है, बट खेलने जितना आता है, और देखती भी हूँ मैं। फेवरेट क्रिकेटर? मेरा खुद का दोस्त है शिवम दुबे, सो मैं उसी को सपोर्ट अच्छा, आपका करती दोस्त है शिवम हूँ। दुबे? हाँ, मैं उसी को सपोर्ट करती हूँ। बाकी ऐसे फेवरेट्स है नहीं कोई, बट या वो बायसनेस है, वो दोस्त है क्योंकि इसके। और RCB में से कोई पसंद है कि नहीं? नहीं ना, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बॉलीवुड में कोई क्रश? यार मेरे क्रश चेंज होते रहते हैं। मुझे विक्की कौशल बहुत ज़ोर से पसंद था। जोर से? हाँ, अभी जस्ट आया था, जोर से आया था, फिर गया अभी वो। नहीं, इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर, Yeah, एंड आई हैव हर्ड he इज़ अ is वेरी गुड actually. ह्यूमन बीइंग टू। उनके साथ राजी में काम की, मतलब मैं उनके साथ में नहीं थी, बट वी डिड गेट टू से हेलो ऑन द सेट। और उसके अलावा विक्रांत मैसी मुझे बहुत पसंद है फिलहाल। बहुत प्यारा कैरेक्टर, एंड इज अ एक्टर, बहुत प्यारा वेरी है वो। गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर, वेरी ब्रिलियंट एक्टर। उनका भी रिसेंटली जो वो 12th फेल आया था ना, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत। So, मैंने उसको कम से कम फिलहाल 6 से 7 बार देख चुका हूँ। मैंने थिएटर में भी 3 बार देखा है। मैंने उसको। थिएटर में 3 बार देखा। मैं खुद 3 बार देखा उसको। और अभी कल मैंने देखा उसको। उसमें इमोशनली भी सीन बहुत है, ऐसे स्टार्टिंग। इज अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छा। ब्रिलियंट परफॉर्मर। मैं उनको एक सीरियल से जानता हूँ, कबूल है करके सीरियल आता था उनका। वो बालिका वधू में भी थे, पता है? नहीं, बालिका को देखा ही नहीं था मैंने। हाँ, मैं भी थी बालिका वधू में। हाँ। नहीं, वो नहीं देखा था, लेकिन मैंने कबूल है देखा था। Okay. उसमें उनका कैरेक्टर अच्छा था। तो उनसे थोड़ा सा उनको जानना स्टार्ट किया। लेकिन ये 12th फेल तो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर उन्होंने निभाया, बहुत अच्छा एक्टर बहुत है प्यारा वो। एक्टर। तो वो मुझे ऐसा लगता है जो काम अच्छा कर जाता है वो मुझे अच्छा लगने लग जाता है। ऐसा है ट्रस्ट ऐसे चीज होता फिलहाल है। विक्रांत मैसी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। और फीमेल एक्ट्रेसेस में मुझे शाहाना गोस्वामी बहुत पसंद है। ओके। फिर दिव्या दत्ता बहुत अच्छी लगती है। दिव्या दत्ता भी बहुत अच्छी है। उनका। और आलिया भट्ट भी मुझे अच्छी लगती है। आलिया भट्ट का काम भी मुझे पसंद है। आलिया भट्ट मुझे गंगूबाई से ज़्यादा अच्छी लगी। नहीं, मुझे हाईवे में पसंद आई थी। हाईवे में जो उन्होंने काम एज एन किया एक्टर था। आप उनको हाईवे में अच्छा पसंद करने लगी थी? हाँ, हाईवे से। अच्छा है उनका भी एक्टिंग, थॉट अच्छा है उसका। हाँ, मतलब अभी तक का मुझे बेस्ट काम उनका हाईवे वैसे में ही लगा बॉलीवुड था। में कोई फेवरेट कैरेक्टर जिसको आप? हाईवे। नहीं, कैरेक्टर जिसको प्ले करना चाहते हो? हाईवे। हाईवे।
हाईवे में जो उनका कैरेक्टर था, और वो फिल्म को भी मैं खैर जब भी देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि काश मैं भी रणदीप हुड्डा ऐसी सर भी किसी, अच्छा काम किया, हाँ वो भी बहुत अच्छा एक्टर है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा मुझे उनका actor है। वो उस फिल्म में बहुत अच्छा लगा जिसमें पाकिस्तान में वो पकड़े गए थे कहीं पे, सरबजीत, सरबजीत करके, बहुत प्यारी स्टोरी भी है और उन्होंने एक्टिंग भी बहुत प्यारा निभाया था उसमें, कैरेक्टर Yes. बहुत प्यारा निभाया था उन्होंने, तो वो उस भी समय से अच्छी मुझे वो फिल्म भी अच्छे लगते हैं। सो आपके फेवरेट कैरेक्टर्स मतलब ये हाईवे वाली, मतलब वो फिल्म को मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाती, या काश मुझे भी ऐसा कुछ अभी तक मिल गया होता और ऐसा मैंने कुछ किया होता। तो ऐसा कोई मतलब कोई आपका कोई मतलब ऐसे क्रश तो आपने विकी कौशल बता दिया, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसके अपोजिट में, जैसे आप लीड कैरेक्टर कर रही हो एक्ट्रेस, अपोजिट में कोई कैरेक्टर मतलब लड़का बॉलीवुड का जिसको मुझे आप पसंद विक्रांत करोगे? के ऑपोजिट काम करना है, ओके, विक्रांत के ऑपोजिट करना है, विकी कौशल के साथ भी काम करना है, और आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, सबके साथ यार जो मिल हाँ, जाए, जो मिल जाए बस, जो अभी- मिल जाए, अभी मुझे इस- काम अब करना है। मैं भी अभी इस फेज में It हूं, कुछ भी doesn't मिल जाए। matter. हाँ, इट डजेंट मैटर सामने कौन है, बट मुझे तो मुझे मेरे काम से फर्क पड़ता है, तो यार ओके, मनोज बाजपेयी के बिहार साथ के। काम करना वो है, बिहार के। आपको ये पता है कि नहीं, वो थूक फेंक के माथा में छेद कर देते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता ये। नहीं पता है? उनकी फेमस डायलॉग है, मैं थूक फेंक के माथे में छेद कर सकता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, व्हाट एन इफ राउंड एक, इसमें कुछ पूछना था मुझे आपसे। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होती तो कहाँ होती, क्या करती होती? मैं शायद जर्नलिस्ट होती या टीचर होती। ओके, अगर आपको एक दिन के लिए किसी एक की लाइफ जीना पड़े, किसी एक कैरेक्टर को जीना पड़े, तो कौन सा कैरेक्टर होगा? एक दिन के लिए कौन सा किसी इंसान की किसी लाइफ इंसान की लाइफ जीनी जीना होगा। हाँ। एक ना गर्ल बैंड है कॉल्ड ब्लैक पिंक, उसमें से किसी भी एक लड़की की लाइफ मेरे को ना एक दिन के लिए अगर जीनी पड़े तो मैं शायद जीऊँगी, क्योंकि ये मुझसे एकदम जुदा है। डिफरेंट। मैं तो मतलब अंग्रेज़ी गाने भी बहुत कम सुनती हूँ, तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी लाइफ फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड इन अ वेरी डिफरेंट जोन। ओके, सो आई थिंक हाँ, ये तो बहुत ही कमाल का हो जाएगा, है ना? हाँ। और एक ऐसा है कि ना, अगर आपको मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको आपका टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे जाना पड़े, तो कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो आप चेंज करना चाहोगे? दस साल पहले वो 11 बजे वाले? नहीं, So, नहीं, आई थिंक नथिंग। कुछ भी नहीं ऐसा? नहीं, नहीं, कुछ तो होगा ऐसा, थोड़ी वीक थी मैं, सोचिए ना। थोड़ी इमोशनली वीक थी, और शायद आई माइट वांट टू चेंज दैट। ऐसा लग तो नहीं रहा कि आप इमोशनली वीक होंगे कभी। नहीं थी मैं इमोशनली वीक, बहुत जल्दी रो देती थी, अभी भी रो देती, मैं रो तो ऐसे सकती हूँ, पर तब मैं थोड़ी ज़्यादा रोती थी, क्रिब बहुत करती थी, क्रिबिंग बहुत थी मुझ में कि ये नहीं हो रहा, अरे यही मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सो आई थिंक आई वुड चेंज दैट एंड मे बी टेक बेटर डिसीजंस। और अगर 10 साल पीछे अपने आप को खुद को देखोगे, 10 साल बाद नहीं, आगे फ्यूचर में, तो कहाँ देखना चाहते खुद को? जैसी मेरी अभी नीयत है वैसी ही नीयत हो, साफ। उसके अलावा जो भी चेंज होना होता रहे। नहीं, मुकाम कौन सा रहना चाहिए? लिविंग आउटसाइड बॉम्बे इन लंदन? माई ओन प्लेस। नहीं, कोई भी गाँव आओ आजू बाजू में। और लंदन में बहुत भीड़ है, मुंबई जैसी। और आज से 10 साल पीछे जाओगे अगर आप, तो अपने यंगर वर्जन को क्या बताना चाहोगे? दैट आई एम इनफ, काफ़ी है। आई डोंट नीड कंधे टू क्राई, एंड आई एम इनफ, एंड आई कुड डू इट, एंड आई डिड इट। तो आई थिंक एवरी वन शुड इमेजिन देमसेल्व्स 10 years बैक एंड टेल देमसेल्व्स कि हो जाता है सब, आखिर में ठीक ही होता है। ओके, सो ये लास्ट वाला है कि अपने न्यू कमर के लिए कुछ एडवाइस, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, मुंबई आना चाहती हो। सोशल मीडिया की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें ना बड़ी शैलो हो गई हैं। हमें ऐसा लगता है कि अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा मेकअप कर लेना,
2-4 थोड़ा ऐसे शोशा आजू बाजू रहने के लिए, तो ये सब कुछ मैटर करता है। बट आई थिंक ये सब मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपका खुद का अंदर क्या है Okay. और आप खुद अपना ग्राउंड होल्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एवरीथिंग, इफ़ इट्स रिलेटेड टू एक्टिंग, एवरीथिंग दैट यू परफॉर्म कम्स फ्रॉम योर ओन रूट्स। आपका हर एक इमोशन आपके रूट से जुड़ा हुआ है, तो आपको रूट से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आप जितना शैलो शैलो चल लेंगे या जितना ऊपरी तरीके से कि जो ट्रेंड चल रहा है उस पर आप कूद गए, या आप कि यार अच्छे कपड़े पहन कर जाना ज़रूरी है, तो अच्छे कपड़े पहनने के लिए आपने अपने जितनी सेविंग थी वो सब लगा दी। यार गाड़ी की महत्ता है, गाड़ी खरीद ली, मैनेजर रख लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाने के लिए होना चाहिए। शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं लगता ये सब की ज़रूरत है और ये सब में मत फंसो। बेहतर है कि अपनी लाइफ जितनी ओरिजिनल तरीके से और जितनी ऑर्गेनिकली जियोगे ना, उतना अच्छा कलाकार लोग बनोगे। कहते हैं क्या कि इंडस्ट्री में जितना दिखोगे उतना बिकोगे। वो आप कितना दिखोगे, आपका दिखावा कितना दिखेगा वो नहीं है, आप कितना दिखोगे काम के लिए। थोड़ा सा, हाँ, बाहर जाना, सोशली लोगों से मिलते रहना, वो सब इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ है। आपके क्योंकि थॉट्स ऐसे शायद- कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हाँ, जो मतलब आप हो क्योंकि वही आप रहो। शैलो हो, वरना आपका खुद का अपना कुछ नहीं है, आपका खुद का अपना वजूद नहीं है। Okay. फिर जब आप एक्टिंग करने की बारी आएगी ना, जितना ये सारी चीज़ें हैं ना, मेकअप, हेयर, कपड़े, माय मैनेजर, माय स्पॉट, ये सारी जो चीज़ें ना, ये सब कुछ है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कैमरा का लाल लाइट शुरू होने के बाद में आप क्या बोलते हो या आप क्या करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब कुछ के लिए लोग हैं, देयर आर पीपल। जब मैं इनिशियली आई थी और मैं ऐड वगैरह के ऑडिशन पर जाती थी, तो मैं यही सोचती रहती थी कि यार कितनी सुंदर लड़कियाँ आई हैं, इन्होंने क्या मेकअप किया है, क्या कपड़े पहने हैं, और मेरे पास नहीं था वो सब कुछ, और ना मुझे पता था, तभी नहीं था मुझे, तो मैं उसी में फंसी रह गई। फिर मैंने दिए ख़राब ऑडिशंस, लेकिन मेरा काम तो एक्टिंग करना है ना, बाकी सारी चीज़ें तो हो जाती हैं। वी हैव डिपार्टमेंट्स फॉर एवरीथिंग, सो यू फोकस ऑन योर एक्टिंग एबिलिटीज़। सीमा मैम कहती है ये बात, सीमा पहावा मैम, कि आप जितनी अच्छी ज़िंदगी जियोगे ना, आप उतने अच्छे एक्टर बनोगे। अब अच्छी ज़िंदगी से मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपको बढ़िया रखा हुआ मिल जाए, नहीं। अच्छी ज़िंदगी से मतलब है कि सही तरीके से ऑनेस्टली जियो। अगर जेलेसी भी आ रही है तो जी कर तो देख लो जेलेसी भी कैसी होती है। हाँ, हर चीज़ को फील करो। हाँ, और वो जो अनुभव होंगे ना आपके, वो आपको एक्टिंग में काम आएंगे। तो मैं तो जितने भी नए लोगों से मिलती हूँ या जो भी मुझे कोई कहता है कि वो एक्टर बनना चाहता है, मैं उसे ये बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने किरदार को जान लो बिफोर प्लेइंग एनी अदर कैरेक्टर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी सारी बातें, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आज की खास बातचीत हम यहीं पे समाप्त करते हैं। खुशबू अत्री जी ने अपने कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। खुशबू अत्री जी ने ना सिर्फ अपनी आवाज़ से बल्कि अपने अभिनय से भी जादू बिखेरा है। इनकी बातें, इनका अनुभव और इनकी ज़िंदगी का झलक हम सभी को प्रेरणा देती है। आप सभी श्रोताओं को तहे दिल से धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नए गेस्ट, नए मेहमान के साथ में, नए जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नए पॉडकास्ट का इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।